आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो 13वें दिन पहुंच गया है। ऐसे में रूस के एनर्जी बास्केट पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं से और अमेरिका और रूस की बयानबाजी के चलते कच्चे तेल में फिर से तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट 125 के ऊपर है, वहीं सोने में ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखने को मिला है। एलएमई पर एक चीज जहां पर आपका टोटल ध्यान होना चाहिए वो है निकल, जहां पर भाव कल रात करीबन 70% तक चढ़े थे और आज भी यहां पर हमने तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा है। वहीं शिकागो में गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे साथ महिलाएं गेस्ट का पैनल मौजूद है, तो अब जो आपको बताएगा कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदें, कैसे खरीदें और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हमारे साथ जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी की लक्ष्मी अय्यर, रेलिगेट ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव और गोल्डमार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। शुरुआत यहां पर निकल से करेंगे क्योंकि कल यहां पर 70-72% की तेजी के बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं करीबन 25% की तेजी फिर से देखने को मिली है। यानी कि 24 घंटे से भी कम में करीबन 100% की बढ़त हमने यहां पर निकल में आते हुए देखी है। सुगंधा, आप कहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कमोडिटीज में हमने इस तरह की तेजी कभी आते हुए नहीं देखी कि कोई एक एसेट क्लास, कोई एक कमोडिटी 24 घंटे में 100% तक चढ़ जाए। Good morning, Manisha. First of all, wishing you and all the female viewers a happy Women's Day. निकल की स्पेसिफिकली बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो एस्केलेटिंग टेंशंस है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज द मेजर रीजन। और जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स बने हुए हैं फ्रॉम रशिया, दैट इज द मेजर कल्प्रिट व्हिच इज एक्चुअली लीडिंग टू दिस स्ट्रॉन्ग मैसिव अपसाइड इन निकल प्राइसेस। रशिया ऑलमोस्ट 7% ऑफ माइन निकल प्रोड्यूस करता है और अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है इसकी वजह से शिपिंग लाइंस हॉल्ट हो चुकी है, ट्रेड फाइनेंसिंग रुक चुकी है, तो एक मेजर कंसर्न बन गया है मार्केट में और यही निकल के प्राइसेस को काफी ज्यादा ड्राइव कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम एलएमई की इन्वेंटरीज भी देखें सो दे आर एट देयर लोएस्ट सिंस मार्च ऑफ 2019। सो ये भी एक की फैक्टर है जो निकल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड से डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आई थिंक आने वाले टाइम में भी रिन्यूएबल्स पे फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अनदर फैक्टर और मार्केट बहुत ज्यादा बैकवर्डेशन में चल रही है। जो कैश के प्रीमियम्स है वो एक्सट्रीमली हाई है। सो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने पैराबोलिक राइज आते हुए निकल के प्राइसेस में देखा है। बट मुझे लगता है अभी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को स्लाइटली साइडलाइंस पे ही वेट करना चाहिए बिकॉज ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं आई थिंक दैट विल ईज इन सम डेज। ये जो प्राइसेस है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे टाइम चलेगा। सो प्राइसेस विल इवेंचुअली कम टू द विल ईज ऑफ फ्रॉम हियर ऑन। मुझे लगता है निकल के प्राइसेस ओवरऑल स्टिल सपोर्टेड रहेंगे बट मुझे लगता है 2800 तक प्राइसेस वापस रिटर्न कर सकते हैं। So that would be the right time to again invest in nickel prices, and we are again looking at levels of 5,000 plus as well in a medium term perspective. ऑलराइट, यानी कि जो 4700 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर निकल में हैं वो 5000 का स्तर भी यहां पर तोड़ सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक तरफा तेजी है और सुगंधा कल रात को जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं और अगर आप बिड एंड आस्क यहां पर देखें तो सेलर्स बाजार में थे ही नहीं, सिर्फ खरीदार थे। कम वॉल्यूम में हमने इतना ज्यादा इजाफा आते हुए देखा है। क्लियरली ओवरबॉट है जिस तरह से 24 घंटे का यहां पर सेगमेंट निकल में रहा है। आपने कहा 5000 के स्तर भी देखने को मिल पाएंगे, लेकिन अगर हम 2005-2008 की जो निकल की मूव है जहां पर निकल 10,000 से बढ़कर 50,000 गया और फिर अगले साल में 8,000 भी आया, क्या इस तरह की रेंज आप फिर से बनता हुआ देखती हैं? नहीं मनीषा, मुझे ऐसा नहीं लगता। Okay. We are seeing prolonged supply chain disruptions. So ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। So whenever inflation rises, commodity के prices normally benefit मिलता है commodity के prices को। I think we are in a commodity super cycle, बहुत ज्यादा risk aversion का atmosphere बना हुआ है globally because of the heightened geopolitical risk और अभी ये tensions कम नहीं हो रहे हैं and especially because I mentioned कि निकल की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये फैक्टर मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल निकल के प्राइसेस को सपोर्टेड रहेगा इवन दो लास्ट ईयर में हमें स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखें। और अगर हम ओवरऑल इस साल की गेन्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 178% तक के गेन्स आ चुके हैं निकल प्राइसेस में। एब्सोल्युटली, सर्टेनली प्राइसेस कूल ऑफ होंगे बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगी। एक मेजर फ्लोर रहेगा प्राइसेस के लिए 2200 के मार्क पर, जो एक प्रीवियस हाई था 2007 में हमने देखा था। मुझे लगता है वहां पर प्राइसेस दोबारा से एक मेजर सपोर्ट लेंगे। सो एज लॉन्ग एज 2200 मार्क इज होल्डिंग
निकल विल बी अ बाय ऑन डिप्स, बट करंट लेवल्स पर मैं अवॉइड करने की एडवाइस दूंगी। एब्सोल्युटली। और आपको दिखा दें कि एमसीएक्स पर निकल में यहां पर जोरदार तेजी है, करीबन 27-28% यहां पर निकल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, और जैसे सुगंधा ने भी आपसे कहा कि अगर आप इन स्तरों पर यहां पर एमसीएक्स में निकल में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे आप बाय साइड में हो या फिर आप सेल साइड में हो, आपको 100% यहां पर मार्जिन देना होगा। बाकी कमोडिटीज में अगर आपको कारोबार करना हो तो एनीवेयर बिटवीन 8 से 15 से 20% तक का मार्जिन भी आजकल चल रहा है, क्योंकि कमोडिटीज में यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो हाल यहां पर निकल का है, क्योंकि कल देर रात हमने यहां पर 70-72% की बढ़त आते हुए देखी थी, 2000 के भाव अब यहां पर 4700 के आसपास हैं। 5000 यहां पर सुगंधा ने कहा है कि यहां पर निकल के प्राइसेस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप निकल में इन लेवल्स पे आज के दिन में ट्रेड करना चाहें तो आपको एमसीएक्स को 100% मार्जिन देना होगा। और काफी वैलिड है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत बड़ा यहां पर प्राइस मूव है। हिस्टोरिकली हमने इस तरह का मूव कभी आते हुए नहीं देखा। और जैसे सुगंधा ने, अगेन मैं उनको रिपीट करूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि जो हमने 2006, 7, 8 में होता हुआ देखा था कि मुनाफा वसूली भी उसी तरह से आई थी, इस बार शायद वो देखने को ना मिले। लेकिन काफी हद तक डिपेंड करेगा कि रशिया यूक्रेन में यहां पर किस तरह के हालात हैं। अपने साथ अब यहाँ पर शामिल करेंगे लक्ष्मी अय्यर को भी। लक्ष्मी नमस्कार, और विमेंस डे की शुभकामनाएं आपको भी। जिस तरह का बाजार है, इसे आप कैसे देखती हैं, और टैंजिबल कमोडिटीज का कितना हिस्सा अब यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? जी नमस्ते मनीषा, आपको भी वुमेन्स डे और सारे दर्शकों को भी वुमेन्स डे की हार्दिक शुभेच्छाएं। देखिए, पिछले 10-12 दिनों में काफी हद तक, चाहे वो प्रेशियस कमोडिटीज का पैक हो या एग्री कमोडिटीज का पैक हो, हर और या फिर बेस मेटल्स का पैक हो, हर जगह आपको तेजी, एक आध दो को एक्सेप्शनली अगर आप छोड़ दो तो हर जगह आपको तेजी देखने को मिली है। काफी हद तक, स्पेशली अगर आप प्रेशियस मेटल्स का पैक देखें, स्पेसिफिकली अगर सोने के दाम को अगर आप देखें, काफी हद तक उसमें फेयर प्रीमियम एम्बेड हो चुका है। लोग एप्रीहेंशन, नर्वसनेस के मारे ग्लोबली अगर आप देखो, पिछले महीने भी तकरीबन 35 टन सोने का ETF में ऐड हुआ, फॉर एग्जांपल, जो वैल्यू टर्म्स में $2 बिलियन के ऊपर है। तो हमारा ये मानना है कि ये सब ट्रेंड तो एक तरफ है, लेकिन जब आप निवेशक के तौर पे निवेश करना चाहोगे तो आपको एसेट एलोकेशन से आपकी नजर नहीं उठानी चाहिए, नजर नहीं हटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शेयर बाजार में नुकसान हुआ तो आप वहां से पैसे निकालकर आप कमोडिटीज पैक में लगा दें, ये मंजूर नहीं है और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट के उतार चढ़ाव से अगर आप पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को अगर मैच करोगे तो कैटास्ट्रोफ इज इम्पॉसिबल, इज इनएविटेबल। बिल्कुल, लेकिन एक चीज तो जरूर है जो कि तमाम एक्सपर्ट से हमें पिछले कुछ दिनों में व्यू मिला है कि जो जोरदार तेजी हमने कमोडिटीज में आते हुए देखी है, शायद इस तरीके का अगर मैटर सॉर्ट होता हुआ दिखता भी है तो शार्प फॉल शायद ना आए और ये तेजी टिकती हुई दिखे। सुगंधा, आपने निकल पर व्यू दिया, इन जनरल मेटल्स पर भी एक व्यू शेयर किया, लेकिन अगर क्रूड की बात करें तो यहाँ आपका व्यू क्या है? क्योंकि हमने वापस से स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, $127 के आसपास क्रूड अब कारोबार कर रहा है। यूएस ने कहा है कि रूस के एनर्जी बास्केट पर सैंक्शंस लग सकते हैं और रूस ने साफ कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो $300 तक भी क्रूड के जाने की पॉसिबिलिटी है। आपका व्यू क्या है इन डेवलपमेंट्स के बीच में क्रूड पर? अगर हम देखें तो इट्स अ बिग ऑयल शॉक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 60% तक के गेन्स आते हुए देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में। प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 14-year हाइज। मेजर कंसर्न्स हैं जियोपॉलिटिकल वरीज जो बनी हुई है, और सैंक्शंस जो रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं वो ऑलरेडी सप्लाई को काफी हद तक कर्टेल कर दी है। इट इज एस्टिमेटेड कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑलरेडी हर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शंस। इसके साथ साथ एडिशनल फेयर्स बने हुए हैं कि अगर रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पे भी एम्बार्गो लग जाता है, that will again hamper almost 4.5 million barrels per day। और इतनी स्पेयर कैपेसिटी अभी वर्ल्ड में नहीं है। ओपेक प्लस प्रोड्यूसर भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मीट देयर प्रोडक्शन टारगेट्स। मुझे लगता है इसी वजह से एक मेजर रीजन बनी हुई है जो ऑयल प्राइसेस में हमने ऑयल प्राइसेस आर ऑन अ बॉयल। बट अभी एक क्लैरिफिकेशन आई है यूएस की साइड से कि यूएस माइट अलोन पुट एन एम्बार्गो ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, और यूरोप इसको ज्वाइन नहीं करेगा। इसी वजह से प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ हुए। बट मुझे लगता है ये जो सेंटिमेंट्स हैं, अभी वी आर इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो मुझे लगता है भी ऑयल के प्राइसेस सपोर्टेड ही रहेंगे। दे आर लाइकली टू स्टे एट एलिवेटेड लेवल्स ओनली, बट यस स्लाइट कूल ऑफ हो सकते हैं बिकॉज हमने एग्रेसिव अपसाइड आते हुए देखिए।
So I think prices will cool off towards level of around $105 per barrel for NYMEX crude. And in fact, अगर ये level breach हो जाता है तो $95 a barrel तक भी prices आ सकते हैं. But yes, overall trend positive रहेगा lower levels पर. अभी भी मेरी buying की advice रहेगी. And अगर हम longer term targets की बात करें तो we are looking at levels of close to $150 a barrel first. अगर ये level break हो जाते हैं और ये crisis prolong हो जाता है, supply disruptions बनी रहती हैं, we can even look at levels of $180 a barrel for a year-end perspective. So yes, this is an aggressive call that I'm giving on Brent crude as well as for WTI crude. But मुझे लगता है this is a possible scenario for the year going ahead. $180 बैरल तक भी यहाँ पर भाव जा सकते हैं। लक्ष्मी, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि पैंडेमिक और उसके पीछे पीछे वॉर और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और एक शॉर्ट स्क्वीज, सभी चीजें यहाँ पर कमोडिटी को सपोर्ट कर रही हैं। आपने जिस तरह से सोने और कमोडिटी की राय दी यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से, वो तो सही है, लेकिन यूएस फेड की मीटिंग है, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, कितना लंबा ये चलेगा अभी पता नहीं है। इन स्तरों पर अब क्या करने की राय है? देखिए, आपने जो भी सारे फैक्टर्स बोले वो अब तक इंटैक्ट है और इस वजह से आपकी जो ट्रेंड है वो शायद ट्रेंड एक बार रिवर्स हो, लेकिन वो परमानेंट रिवर्सल थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तेल के दाम जितने बढ़ते जाते हैं, अगर आप 2021 में देखो तो तकरीबन $70 एवरेज था, आज हम ऑलरेडी $115-120 पर है। आगे पीछे हो सकता है $10-20 यहाँ वहां, लेकिन क्या ये ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो यूएस इस महीने एफओएमसी की मीटिंग है, उनका जो टोन और स्टांस होता है वो कमोडिटी मार्केट के लिए भी बहुत बहुत अहम होगा। तो सस्टेन्ड कमोडिटी राइज का अगर व्यू लेना है तो ग्लोबल डिमांड भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखो स्लोडाउन अगर होगा और रेट हाइक होती जाएंगी यूएस में, बाकी सारे अन्य देशों में, फिर शायद एक थमा हुआ माहौल हो सकता है। तो ये अपने को एज वी गो अलोंग अगले 1-1.5 महीने में और खुलासा होगा कि ये कमोडिटी पैक कैसे अनरेबल करेगा। पर मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं कि ये ट्रेंड शायद कायम रह सकता है, पर बहुत जरूरी है ये मानना कि थोड़ी सी फ्रॉथ जो है प्योर फैक्टर की वजह से थोड़ी सी फ्रॉथ भी इस कमोडिटी प्राइसेस में है। ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है क्रूड और बेस मेटल्स पर। अब इसके साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो फोकस रहेगा सोने पर और जानने की कोशिश ये करेंगे कि इन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में क्या गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो पोर्टफोलियो में बढ़ना चाहिए, और साथ ही डिमांड किस तरीके की आ रही है रीसेंट सर्च के बाद, ये समझेंगे संगीता ललवानी से भी। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।